हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा है और मैं रजित गावड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो सारे वर्ड मीनिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, सारी चीजें अच्छे से लिखी थी। इस वीडियो के लिए भी सेम एडवाइस है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, अपने जो भी पेन पेंसिल लेके आने जल्दी से लेके आओ, एकदम अच्छी जगह बैठो जहां पे कोई डिस्टर्ब ना करो, एक बार के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमने पिछली बारी सर पार्ट 1 तो कर लिया था, अब बारी है पार्ट 2 को करने की। तो पार्ट 2 के हमारे पास आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूं। सर ये अब हमने पिछली बारी साहिब की वो बात कर ली थी, अब बारी है मुकेश की बात करने की। वो मुकेश वो एड वाला नहीं जिसकी सपना बात करती है, वो वाला नहीं। इस बार हम मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है, उसके पास एक गोल है, उसके पास मतलब एक इच्छा है कि नहीं मुझे मेरा गोल पूरा करना है। उसके एंथुसियाज्म से मुझे लगता है कि ये जो पार्ट का कहानी है ना, ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेटिंग लगेगा, आपको भर देगा जोश से कि आपको लगेगा नहीं यार ये कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। एक मोटिवेटिंग चैप्टर है, तो इस मोटिवेटिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कहां से चालू होता है ये चैप्टर। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश किस चीज के ऊपर जोर देता है? मुकेश कहता है यार देखो मैं मेरा खुद का मास्टर हूं, जैसे साहिब भी कहता था। जैसे साहिब लास्ट के अंदर क्या नहीं रहा था, जब हमने कहा था ना कि वो स्टील कैनिस्टर सीम्स टू बी मच हैवियर देन द वो उसका जो बैग था उससे। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है गाइस, बिलीव बहुत अच्छे से करना, ठीक है। मैंने पार्ट 1 के अंदर भी ये चीज मेंशन करी थी। उन्होंने क्या कहा था कि स्टील कैनिस्टर भारी क्यों लग रहा था उसे अपने रैपिंग बैग से, क्यों? क्योंकि अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा। वैसे ही मुकेश और साहिब की जो अगर देखा जाए, मुकेश और साहिब की जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि वो दोनों क्या थे, वो खुद के मास्टर्स बनना चाहते, वो दे ऑल वांटेड टू बी देयर ओन मास्टर्स। वैसे मुकेश भी कहते हैं, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, खुद का मास्टर बनना चाहता है वो। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक यानी ही अनाउंस, जैसे साहिब ने एक बार आपको अनाउंस किया था दैट माय नेम इज साहिब आलम, वैसे ही मुकेश भी क्या अनाउंस करता है कि देखिए मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? अब ये कौन कह रहा है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? जल्दी आप लोगों को पता होना चाहिए। राइटर, हमारी राइटर कौन थी इसकी? अनीश जंग। अनीश जंग उससे कह रही है कि क्या कह रही है अनीश जंग कि तुम क्या जानते क्या हो मोटर मैकेनिक के बारे में, तुम्हें क्या जानकारी है तुम्हारी कार्स के प्रति? क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो उससे पूछ रही है कि भैया आपकी क्या जानकारी है कार से रिलेटेड। आई यहाँ पे पूछ लिया जाता है काफी बार एक्सट्रैक्ट के अंदर कि हियर आई रेफर्स टू, आपको क्या लिखना है? आई रेफर्स टू द ऑथर। कौन है इस चैप्टर का ऑथर? तो आपको हो गया अनीश जंग, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ लिखते रहना, कोई भी पॉइंट है ना मिस मत कर देना, ठीक है। हमारे लिए बहुत सारे एक मतलब ए टू जेड सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना अपनों को, ठीक है। हाँ आई आज, तो फिर वो कहते हैं मैंने पूछा। यहाँ पे आई किसे रेफर करा था? अनीश जंग को। लिख लेना गाइस, प्लीज छोड़ना मत। ओके, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता है ये जो हमारा मुकेश है वो कहता है देखिए जी मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स, वो कहता है कि वो जब उससे पूछा गया ना, अनीश जंग मैम ने उनसे पूछा कि भैया तुम गाड़ियों के बारे में क्या जानते हो, वो कहता है देखिए मैम मैं सीख लूंगा गाड़ी चलाना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, एकदम आंखों से आंखें मिलाते हुए। उस बच्चे की आंखों में होता है ना एक छोटे से बच्चा, वो छोटे से बच्चे की आंखों में चमक थी, तो वो भी बच्चा ऐसे कह रहा है कि मैं जरूर सीखूंगा, मैं सीख जाऊंगा गाड़ी चलाना। अब देख लो कितना उसकी आंखों के अंदर एक बिलीफ है कि एक मोटिवेटिंग चीज है ना, कि वो बच्चा कह रहा है कि मैम आप चिंता मत कीजिए, मुझे भले मतलब एक बार कार्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मैं सीख जाऊंगा, कोई बात नहीं मैं सीख लूंगा। His dreams looks like a mirage. Mirage क्या होता है? A hope or wish that cannot be achieved. अब यहाँ पे थोड़ा जो उसकी अचीवमेंट है ना, जो उसका सपना है, वो एक तरीके से एक मिराज की तरह लगता है नहीं? मिराज की तरह लगता है। हमें क्यों लगता है कि मिराज की तरह हो? क्योंकि जनरली देखा जाए मुकेश भी एक पुअर इलाके के अंदर है। मुकेश जैसे वो हमारे जो साहिब था वो सीमापुरी के अंदर था, वैसे हमारे ये जो मुकेश है ना, ये मुकेश कहाँ का? फिरोजाबाद का है, ठीक है। थोड़े स्पॉयलर्स डालने की तो मुझे आदत है, तो थोड़े और स्पॉयलर्स ले ही लो। तो इसके अंदर क्या मुकेश क्या है? मुकेश फिरोजाबाद शहर का है। अब फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? बैंगल मेकिंग के लिए। वहां पे भी ये जो लोग है ना, मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर एक पॉइंट लिखवाया था कि हम अगले चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसके अंदर हम पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का रोल देखेंगे कि किस तरीके से डिस्करेज करते हैं। सस्पेंस बनाए रखना, क्योंकि आप जब जानोगे ना ये क्यों करते हैं, क्या क्या इनके मोटिव्स होते हैं, क्या इनके मतलब इन क्यों करते हैं, कि ये किसी बच्चे की या कोई भी ऐसा एंथुसियास्टिक पर्सन है जो चाहता है ग्रो करना, उन्हें क्यों रोकते हैं। आप सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से जानोगे। मैं कहता हूँ ये जो चैप्टर है ना, ये असलियत बताता है
कि किस तरीके से हमारा एक्चुअल के अंदर हमारे जो कंट्री के बैकवर्ड एरिया है वो किस तरीके के हैं। तो मुकेश एक बैकवर्ड एरिया का है। तो जब वो कहते हैं ना कि आई वांट टू बी अ मोटो मैकेनिक इन एरिया जहाँ पे बैंगल मेकिंग ही सबसे ज्यादा मतलब कहा जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज वर्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, कहते हैं बैंगल मेकिंग का। अब आपको पता चलेगा कि अगर कोई पर्सन जो बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता, आपके मन में भी आएगा ना कि सर देखिए जरूरी थोड़ी ना एक मान लिया एक जो पर्टिकुलर एरिया है वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, हम इससे कोई बात नहीं, हमें कोई बात नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर एक बच्चा बैंगल मेकिंग करेगा। तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का वहीं पे तो रोल है कि क्यों ये बच्चा जो अपना सपना पूरा करना चाहता है वो क्यों अपना सपना नहीं पूरा कर पाएगा, किसकी वजह से, उस बैंगल मेकिंग का जो एक तरीके का एक डर्टी पॉलिटिक्स है ना उस वजह से। अब ये डर्टी पॉलिटिक्स क्या है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज की, क्या क्या होता है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, किस तरीके के कानूनों को तोड़ा जाता है, एक एक करके इन सारी बातों को अच्छे से क्लियर करता हूं मैं। ओके, तो मिराज का वर्ड मीनिंग लिख लेना गाइस, ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता ही ना हो, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो है ना आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को बहुत आसान कर देते हैं। ओके, कहां पे हम, his dreams looks like a mirage amidst in the dust of the street that fills his town फिरोजाबाद। जैसे मैंने शहर की बात करी थी वैसे बता देगा कि कहां का है, फिरोजाबाद का है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, बैंगल मेकिंग के लिए ही वो क्या है सबसे ज्यादा फेमस है। आगे वैसे ना इस चैप्टर के अंदर आप अभी मार्क कर लो कि ये जो है ना इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है काफी बारी कि ये जो है ना जैसे हम कहते हैं फिरोजाबाद इंपॉर्टेंस है ये बैंगल मेकिंग के लिए, तो इसका ट्रेडिशनली क्या इंपॉर्टेंस है वो भी इस चैप्टर के अंदर आएगा, वो उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज नोट कर लेना उसे भी, ठीक है। हम कहां पे थे, फेमस फॉर इट्स बैंगल, मतलब अपने मतलब जो बैंगल थे उन बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल, और हर दूसरा परिवार यानी कि देखा जाए ऑलमोस्ट एवरीवन देयर इज इन्वॉल्वड इन किन सारी चीजों के अंदर वो इन्वॉल्वड है, मेकिंग बैंगल्स, बैंगल मेकिंग के अंदर ही वो इन्वॉल्वड है। तो ये उनका क्या है एक मेन प्रोफेशन है कि जो पूरा का पूरा फिरोजाबाद का जो एरिया है ना जिनकी जहाँ पे मुकेश है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है, वो सारे इलाका किन सारी चीजों के अंदर अंदर मेन फोकस्ड है बैंगल मेकिंग के अंदर। आगे देखते हैं क्या कहा गया इस चैप्टर के अंदर। सो इट इज द चैप्टर सॉरी इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट देयर जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि वो कह रहे हैं कि फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जिसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भी पूछा जा सकता है अगर एक्सट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं एक एक मार्क्स के आपके पास 4 क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर जनरली एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है। ओके, मैं पेपर पैटर्न के ऊपर मैं पहले हमें सिलेबस कवर कर लेना चाहिए ताकि हम जब एग्जाम्स के पास है ना तब हम पेपर पैटर्न को समझे ताकि हम उस टाइम करेक्ट स्ट्रेटेजी बना सकें, क्योंकि अभी तो हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 नंबर का वैसे क्वेश्चन किस हिसाब से आता है वो 2 तरीके से आ जाता है बेसिकली। अब वो क्या है वो 2 तरीके, सॉरी हाँ वो 2 तरीके से आ सकता है, या तो वो कैसा आएगा 1+1+2 या तो वो आ जाएगा 2+2 के फॉर्म में, ठीक है, या तीसरा ऑप्शन जो बहुत पहले आता था, अब जैसे देखा जाए मैंने जो पेपर से गो थ्रू किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता 1 के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पर अगर ये पैटर्न आ जाता है ना तो और अगर ये वाला पैसेज आ सकता है तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि अभी आप कहोगे सर इसके अंदर तो हमें पता ही चल रहा है ना, पर काफी बारी जब आप एक चैप्टर कर रहे हो अब आपको पता है जब 8 चैप्टर्स फ्लेमिंगो के, विस्टास के 6 चैप्टर्स, 5 पोएम्स, इतनी सारी चीजें दिमाग में होगी ना तब पता भी नहीं चलता। तो इससे ना अभी ऊपर लिख लो, क्योंकि एक बार लिख लोगे ना तो दिमाग में रहेगा कि ग्लास ब्लोइंग, तो इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग है जो फिरोजाबाद उसे किस तरीके से जाना जाता है, सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के तौर पर उसे जाना जाता है। लिख लो फिरोजाबाद लिखो, उसके बाद ऐसे एरो मार्क करो, उसके बाद लिखो सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये बात अगर आपको अगर ना भी पेपर में आई ना यार जनरल नॉलेज बढ़ेगी ना हमारी बस। ओके, वेयर फैमिली से स्पेंड देयर जनरेशन, जहां पे एक पीढ़ी नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम किया गया है जो कि कौन सा है बैंगल मेकिंग का, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम के अंदर इन्वॉल्व है, कौन से बैंगल मेकिंग के अंदर अंदर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस आप समझ चुके होंगे, फर्नेसेस जहां पे मतलब वो होता है ना कि एक तरीके से मैंने पिछले वाली के अंदर दिखाया भी था। फर्नेसेस मतलब जैसे आप एक हिस्ट्री डिबेटिंग के ऊपर एक शो भी आता है 4th and 5, तो वो भी इससे थोड़ा रिलेटेड है। फर्नेसेस मतलब जहां पे मतलब होते हैं ना लोहे, मतलब लोहे का जहां पे काम होता है पर्टिकुलरली, बिल्कुल वही है। वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग ग्लासेस से आप वेल्डिंग वर्ड का मतलब समझ चुके होंगे। एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स,
यानी कि और हर मतलब ज्यादातर, हाँ इससे ये जो पिक्चर थी ना थोड़ी सी ऊपर होती ना तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता वैसे से। ये फाइनेंसिस है, तो आपको यहाँ पे जो है ना कि मैंने पिक्चर में सो जाता है, मैंने पिक्चर डाली थी तो मैंने बोला भी था ऊपर थी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे पिक्चर थी। ओके, तो ये होता है फाइनेंसिस। ओके, तो ये कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा बैंकर्स बनाते हैं, यानी कि मतलब वो हर जहां तक जो लैंड दिखता है ना वहां पे, यानी कि वो दिखाया जाए एक तरीके से लैंड किस चीज को सिंबलाइज करे कि हमारे पास मेजोरिटी, हमारे पास क्या है, मेजोरिटी है लैंड के अंदर किस चीज की, हमारी जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वहां के जो बैंगल्स है ना वो ऑलमोस्ट हर एक वुमेन कौन से बैंगल्स पहनती है, जो फिरोजाबाद के अंदर बनते हैं। तो क्या क्या कहा गया इसके अंदर, ओके, मुकेश फैमिली इज वन अमंग देम, और मुकेश की जो फैमिली है वो उनमें से क्या है, एक है। मुकेश की फैमिली भी किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। Okay, none of them know that it's illegal for the children like him, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, what does him refer to, लिख लो अभी यहाँ पे ना, ऐसे मार्क करो वर्ड। ओके, अभी देखो आप लोग अगर ये नहीं करते ना फिर आप लोग अगर नंबर करते हैं तो फिर देखिए वो आपकी ही गलती होगी, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आपने हिम किया ना, यहाँ पे साइड में लेके आइए और यहाँ पे लिख दीजिए हिम, यहाँ पे किस चीज को किसे रेफर कर रहा है, मुकेश को रेफर कर रहा है। ओके, आपको पता होना चाहिए यार, एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेपर बनेगा, नहीं इन्हीं में से बनेगा। और अगर वहां पे आ जाता है हिम रेफर्स टू, अब आप सोच तो रहो यार ये कौन सा हिम आएगा, या ये साहिब की बात कर रहे हैं या मुकेश की बात कर रहे हैं, आपको चैप्टर भले ही समझ में आ जाएगा, अब ये नहीं समझ पाओगे यार किसकी बात कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ इतनी लाइन दे दी, नन ऑफ देम न्यू दैट इट इज इलीगल फॉर चाइल्ड लाइक हिम, आपको अगर सर लॉ स्प्रिंग तो है, पता नहीं साहिब आएगा मुकेश आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जल्दी से मेंशन कर लो, क्योंकि जब आप चैप्टर से वापस गो थ्रू करोगे आपको पता चल जाएगा इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। Him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells। अब dingy cells का क्या मतलब होता है, वर्ड मीनिंग लिखो मेरे साथ साथ। ओके, क्या है इसका मतलब, डार्क एंड डर्टी। ओके, डिंगी सेल्स कौन से होते हैं, जो एकदम अंधेरे के भरे हुए होते हैं ना, एकदम अंधेरे, पूरे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, लाइट किस चीज की, इसकी जो रोशनी होती है सिर्फ इसी रोशनी के अंदर, ये जो फर्नेसेस की रोशनी होती है ना, जनरली ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के अंदर अंदर क्या होता है कि एकदम पूरे अंधेरे से भरे हुए कमरे होते हैं, और यहाँ पे जो जो होता है ना फर्नेसेस, इन्हीं की रोशनी के अंदर ही वो काम करते हैं, क्योंकि इनका काम इनसे रिलेटेड ही होता है। तो वो क्या कहते हैं इसके अंदर, और किसी को भी ये नहीं पता, none of them knew that it is illegal, ये कानूनी तौर से देखा जाए तो ये इलीगल है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन लाइक हिम का मतलब यहाँ पे वापस बताओ, अभी देखो मत वापस मेरे साथ साथ बताओ, हिम का मतलब यहाँ पे क्या है, मुकेश। ओके, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, की ग्लास फर्नेस इंडस्ट्री के अंदर बच्चों का काम करना क्या है, इलीगल है। क्यों इलीगल है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक क्योंकि एकदम एक पहली पॉइंट क्या है इसके अंदर, हाई टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में आ जाता है, ऊपर जाके मेंशन कर दो कि क्या कारण है जिस वजह से वो जो पर्टिकुलर फर्नेसेस इंडस्ट्री है वो अनसूटेबल है बच्चों के लिए। तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, वहां पे क्या है, हाई टेम्परेचर, साथ साथ मार्क करते जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, हाई टेम्परेचर, सबसे पहली बात हाई टेम्परेचर, सब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, वो बच्चों के लिए वो टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। इन द डिंगी सेल्स का मतलब मैं बता चुका हूँ, डार्क और डर्टी सेल्स जो है उन सेल्स को रेफर किया गया। दूसरा पॉइंट, विदाउट एयर एंड लाइट, ऐसे जो डिंगी सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो होता है जनरली क्या होता है कि ये एकदम बने हुए होते हैं, पूरा मतलब एकदम अंधेरा सा हो चुका होता है, मतलब पूरे डार्क रूम्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जनरली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसी जगह सिचुएटेड होते हैं जहां से सनलाइट का इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होता। अब जैसे सनलाइट का इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होगा तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे लाइट ज्यादा नहीं आएगी, एयर की भी जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहेगी, तो बच्चे को जो है ना हम कह सके एयरबोर्न डिजीजेस जो है ना उससे चीज से बच्चों को बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरा है। ओके, तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, सर वहां पे विदाउट एयर और लाइट है तो फिर वहां पे क्या है, बच्चों को एयरबोर्न डिजीजेस हो सकती हैं। ओके, मैंने इस साल, मैं हमेशा मेरी आप अगर मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं मैं हमेशा कहता हूँ इस साल सीबीएसई का दो ही मेन मोटिव है जिसपे ऊपर सीबीएसई ने क्वेश्चंस को इंक्रीज किया है। ओके, कौन कौन से, व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, व्यू पॉइंट देखा जाए, जरूर इसके अंदर व्यू पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपकी जनरल नॉलेज देखी जा सकती है कि भैया ऐसे कौन से कारण है जिस वजह से जैसे बच्चों के लिए वो जगह क्या है, अनफेवरेबल है। ओके, तो विदाउट एयर एंड लाइट एंड दैट द लॉ इफ एनफोर्सेस, अगर वो कहते हैं कि ये सारे कारण है जिस वजह से वो क्या इलीगल है, दैट द लॉ इफ एनफोर्स, यानी कि अगर हम लॉ का इस्तेमाल करें, एनफोर्स का मतलब मेरे साथ साथ लिखो अभी, पुट इन एक्शन, साथ साथ लिखना भी। ओके, पुट इन एक्शन could get him and a lot and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog का मतलब भी लिखो साथ साथ हार्ड वर्क, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर हम लॉ को अप्लाई कर देते हैं, जो भी लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो ऐसे फर्नेसेस के अंदर काम नहीं करेगा। क्या क्या कारण थे इसके, सर हाई टेम्परेचर है,
ठीक है। वहां पे दूसरा पॉइंट आपका क्या लिखोगे, विदाउट एयर एंड लाइट से, वहां पे इतना ज्यादा एयर और लाइट का एक्सेस नहीं है, जिस वजह से बच्चों को क्या हो सकते हैं, एयरबोर्न डिजीजेस। थर्ड पॉइंट भी आता है इसके अंदर क्या, कि सर जब वो एकदम मतलब जो यहाँ पे डिंगी सेल्स के अंदर काम करेंगे, मैंने यहाँ पे हाँ, तो सर जब वो डिंगी सेल्स के अंदर काम करेंगे तो उनकी जो आंखों की रोशनी है ना, वो भी धीरे धीरे करके क्या होने लग पड़ेगी सर, कम होने लग पड़ेगी, जिस वजह से जैसे उनके वो आगे जाके इन फ्यूचर, तो जब तक वो अडल्ट नहीं होते तब तक वो ज्यादातर केसेस के अंदर अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं। वो भी एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे आएगा, लेकिन आपको यहीं पे आपने क्वेश्चन लिखा ना, तो थर्ड पॉइंट यहीं पे लिख दो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप 2 पेज वापस पलटो फिर 2 पेज पीछे हो, नहीं, साथ साथ आप जब यहाँ तक पढ़ चुके हो ना, तो आपको यहाँ तक का सारा मटेरियल कवर हो जाना चाहिए। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं, अगर हम लो को एक्शन के अंदर ले आते हैं, यानी कि हम लो पुट कर देते हैं, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि 20,000 बच्चे जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं ना, वो 20,000 बच्चे उस अपने जो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्लोक कर रहे हैं। ओके, स्लोक का मतलब भी आ सकता है गाइस, स्लोक का मतलब हार्ड वर्क। और आप कहोगे सर वर्ड मीनिंग्स आते हैं क्या, मैं कहता हूँ नहीं, वर्ड मीनिंग्स नहीं आते। पता है क्या क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, आप क्वेश्चन चाहे ना तो ऊपर लिख भी सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ओके, अब क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, आपको लिख दिया आपका ना 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या कहा जाएगा, या फिर एमसीक्यूज ना दे, ज्यादातर एमसीक्यूज भी नहीं देते एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो आपको क्या कहा जाएगा कि स्लोक वर्ड के ना सिनोनिम बता दो, या स्लोक वर्ड के ना एंटोनिम बता दो। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको डायरेक्टली मीनिंग नहीं पूछा, पर आपको देखा जाए इसके मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से अगर आपको ये वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा ना, तो आपका 1 नंबर जा सकता है, और हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती है। तो लिख लो यार, क्या टाइम जाता है इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा 20,000 बच्चे जो है, जो वो दिन रात मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्लोक करते हैं, और वो जो उनका जो हार्ड वर्क है ना, हम उनसे जो उनका जो हार्ड वर्क जो गलत जगह लग रहा है, क्योंकि उनका जो हार्ड वर्क जो इस टाइम पे नहीं लगना चाहिए यार, वो बच्चे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चों का जो बचपन है जो चुरा लिया गया है। किसने चुरा लिया, मैंने तो टाइटल में भी बताया था, जिम्मेदारियों ने, जो उनकी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वही सारी चीजें हैं इसके अंदर। Their daylight hours often losing their brightness of their eyes, जैसे मैंने कहा था कि आगे भी इसके बारे में बात करी जाएगी। यहाँ पे भी एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया, आपका थर्ड पॉइंट है, जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करें, बच्चे जो अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं। क्या लूज कर देते हैं, अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं, क्योंकि जनरली वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहने लग पड़ते हैं, वो एकदम डार्क डिंगी सेल्स के अंदर रहेंगे, तो जनरली क्या होगा, उनके आईज जो है वो भी ज्यादा कलर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जनरली देखा जाए उनका जो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी जो ब्राइटनेस है ना, मतलब आंखों की रोशनी, वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। चलिए देखते हैं। मुझे भी ऐसा लगा ना, मैंने सोचा यार कॉमर्स का बच्चा साइंस पढ़ा रहा है आज। नहीं भाई, क्लास 10th के अंदर चैप्टर हुआ करता था ह्यूमन आई एंड द कलर्ड वर्ल्ड, है ना, उसके अंदर था। अब क्या था कि अब मुझे ढंग से याद नहीं, मैं हिसाब से मेरी थोड़ी आई वाली एक्सप्लेनेशन है थोड़ी गलत हो सकती है, मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सेस नहीं है। पर जैसे भी समझ, मतलब समझ जाओ आप लोग, इतना समझ जाओ कि उनकी जो आईसाइट है ना, वो कम होती जाती है। इंग्लिश के पेपर ये नहीं पूछा जाएगा आईसाइट कम क्यों होती है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा, ये मतलब इसके बेस पे पूछा जाएगा कि आईसाइट जो होती है वो बच्चों की कम हो जाती है डार्क सेल्स के अंदर काम करने से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मुकेश आइस बीम, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ढंग का कलर यूज करते हैं, क्योंकि मैथ में जो जाता है फिर समझ में नहीं आता लिखा गया। ओके, मुकेश आइस बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। ओके, अब जैसे बात इन सब बातों से हम खत्म होती है इन दोनों के बीच में बात। अब मुकेश क्या कहते हैं, मुकेश की आंखों के अंदर चमक होती है कि मैम आप है ना, मैंने आपसे इतनी बातें कर ली, अब मैम आप एक काम करो, आप मेरे घर पे चलो। उसकी आंखों में एक रोशनी थी, मतलब एक तरीके की चमक थी कि मैम एक काम करो, आप है ना हमारे घर पे चलो हमारे साथ। क्यों, क्योंकि उसके मन में एक तरीके का क्या था, एक हैप्पीनेस थी। क्यों, क्योंकि उनका जो घर था ना, वो एक्चुअल में रीबिल्ड हो रहा था। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि यार देखो मेरा घर है ना वापस बन रहा है। तो वो क्या है, वो लोगों को मतलब एक तरीके से जो मैम है उन्हें दिखाने जा रहे थे कि मैम आप चलिए मेरे साथ, आपको दिखाऊंगा मैम, देखिए हमारा घर नया बन रहा है। वही सारी चीजें इसके अंदर। लेट्स सी क्या कहते हैं इसके अंदर, आगे कहानी कैसे बढ़ती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम which he proudly says, जो कि वो एकदम गर्व के साथ कहता है, which he proudly says is being rebuilt, यानी कि वो जो घर जो वो बना रहे हैं ना, वो क्या है, रीबिल्ड कर रहे हैं अपने हाउस को। ओके, तो अब देखो उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार। देखो हमारा घर है, हम अपना घर को वापस बना रहे हैं यार, हमारा घर रीबिल्ड हो रहा है। एक्चुअल के अंदर रीबिल्ड भी नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर क्या है, अपडेशन कह सकते हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो भी काम वाम था वो पूरा करवाया जा रहा है। तो उस बच्चे के मन में क्या, यार देखो मेरा घर है ना रीबिल्ड हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो आप सोच रहे हो, मतलब पॉवर्टी का लेवल सोच रहे हो आप लोग। which is being sorry which is being rebuilt। we walk down stinking, stinking का मतलब
स्मेलिंग ग्राउंड। तो फिर वो जिस एरिया से जा रहे थे वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्टिंकिंग एरिया था, वहां पे बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल आ रही थी। लीन्स, लीन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिख लो साथ साथ, क्या होता है लीन्स का मतलब? स्ट्रीट, गलियां। मेरी गली में, मेरी गली 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 में, बिल्कुल वैसी इनकी गलियां हैं। फिर चौक विद गार्बेज, गार्बेज से भरी पड़ी उनकी गलियां। जो गलियों की बात करें, आपको थोड़ा आइडिया आपके दिमाग के अंदर इमेज बन चुकी होगी जिन गलियों के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? वही जो सॉरी गलियां जो है, ओके, जो मतलब बहुत ही ज्यादा स्मेली है। एक अगर आपको ज्यादा, अगर आपको ना पता इन सब के बारे में, तो आप टीएमटीओसी का एक एपिसोड है, उसे आप सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर वो स्लम एरिया के अंदर जाते हैं। ओके, स्लम एरिया के अंदर वो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जिनके अंदर वो स्लम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी मत देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, या तो मैं किसी मूवी का एग्जांपल दूंगा, कोई इंस्पायरिंग मूवी का। आज ऐसी कैसी मतलब मतलब खराब मूवीज का नहीं, बहुत बढ़िया मूवी का। और ये सबसे बढ़िया शो जो मुझे लगता है, क्योंकि ये शो है ना बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है लाइफ के अंदर, मतलब बहुत सारी चीजें शो के अंदर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो मैं इसका रेफरेंस बहुत बार देता हूँ। ओके, कुछ अच्छा देखना बहुत बढ़िया बात है, कुछ बेकार देखने से। ओके, चॉकलेट गार्बेज, गार्बेज से भरी पड़ी है। ओके, पास होम दैट रिमेन होवर्स, होवर्स का मतलब साथ साथ लिखो। होवर्स का मतलब क्या होता है? वेरी डर्टी हाउसेस। यानी कि जब वो उस गलियों से जा रहा था जो कि स्टिंकिंग थी, गार्बेज से भरी पड़ी थी, और एकदम पतली पतली सी उन गलियों से जब वो जा रहा था ना, और ऐसे जैसे वो जा रहे थे, वो जो उन घरों को क्रॉस कर रहे थे ना, मतलब घर बने हुए थे, उन घरों के बीच में से निकल रहे थे ना, वो घर कैसे थे? वो यानी कि होवर्स थे। होवर्स का मतलब जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा डर्टी हाउसेस थे विद क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग वॉल्स कैसी होती है? ऐसी दीवारें। देखो मतलब इन दीवारों की हालत आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा खराब है। तो ऐसी वॉल्स को हम क्या कहते हैं? क्रम्बलिंग वॉल्स कहते हैं। ओके, वूबली, वूबली का मतलब होता है सेकिंग। सेकिंग मतलब जैसे जो दरवाजे हैं ना, मतलब वो दरवाजे इस तरीके के हैं ना, मतलब इन उनकी जो क्योरिटी है दरवाजों की, यहाँ पे वूबली डोर्स का यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो क्योरिटी है ना डोर्स की, वो इतनी ज्यादा कह सकते हैं, वे सब तो पुअर कहना इज नॉट द राइट वर्ड, उनके अकॉर्डिंग ऐसी है कि वो जो डोर्स है ना वो वूबली है, यानी कि सेकिंग डोर्स है, वो ढंग से बंद नहीं होते। तो वो होते हैं ना कि जैसे लोहे के जो दरवाजे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से वूबली डोर्स हैं। नो विंडोज, कोई कोई खिड़की नहीं है उन घरों के अंदर। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्री-एमीवल स्टेज। प्री-एमीवल क्या होता है? ओल्ड ओल्ड कंडीशन, यानी कि जैसे पुराने जमाने के अंदर क्या होता था कि मतलब एक ही घर, मतलब पुराने जमाने में नहीं, आजकल के गांवों के अंदर भी होते हैं। मेरे खुद के गांव के अंदर यही सिस्टम है कि मतलब जैसे अगर ये घर है, तो यहाँ पे घर है, और यहाँ पे जो पीछे वाला इलाका है, ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है। पर अगर देखा जाए, ये तो गांवों की बात है, पर गांवों के अंदर उनके एरिया भी तो कितने लार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या इनके पास एरिया लार्ज है? नहीं, इनके पास छोटे छोटे एरियाज हैं। अब उन छोटे एरिया के अंदर बहुत सारे लोग भी रह रहे हैं। ह्यूमंस की भी जो कैपेसिटी है ना, वो छोटी मोटी 2-3 नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर है। और साथ में वहां पे एनिमल्स भी हैं, जो भी वो एनिमल्स वो लोग रियर करते हैं ना अपने सर्वाइवल के लिए, कि इनसे कुछ तो मिल जाएगा, वो उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप सोचो इतनी छोटी सी जगह के अंदर कितने सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। He stops there at one of the door of such houses। तो फिर वो ऐसे किसी एक घर दरवाजे जिनकी हमने बात करी थी, वूबली डोर्स, इन किसी ऐसे किसी एक घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। बैंक्स वूबली, वूबली का मतलब पहले भी लिखा है, वापस भी लिख लो, यहाँ पे बार बार लिख लो, या फिर वैसे आपको तो याद हो जाना चाहिए, पर फिर भी लिख लो वूबली आयरन डोर। तो फिर उसने क्या किया? एकदम धक्का मारा, जो आयरन डोर था उसे एकदम धक्का मारा विद हिज फुट, मतलब धक्का नहीं मारा, लात मारी, ठीक है। ये ना सबटा, ये ना सस्पेंस लास्ट के तो छुपा के रखते हैं। एंड पुशेस इट ओपन, उसके बाद उसने गेट खोल लिया। ओके, वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक। हाफ बिल्ट सैक, यहाँ पे सैक वर्ड किस चीज को रेफर करता है? सैक वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, देखो मीनिंग को बताना और ये वर्ड किस चीज को रेफर करना है, दोनों में फर्क होता है। सैक का मीनिंग नहीं बता रहा, हाफ बिल्ट सैक, यहाँ पे सैक किस चीज को रेफर कर रहा है? उनके घर को। जो भी जिस बारे में कह रहा था ना मुकेश, बड़े मतलब प्राउडली कि मैम देखिए मेरा घर है ना रीबिल्ड हो रहा है, आप आइए हमारे पास। तो वो जो सैक था ना, हाफ बिल्ट सैक, ये हाफ बिल्ट सैक क्या था? मुकेश का घर ही था, जिनके बारे में हम जान रहे थे। ओके, इन वन पार्ट ऑफ इट एक, अब ये जो घर था उसके एक हिस्से के अंदर क्या था? टैच। अब टैच का क्या मतलब होता है? साथ साथ लिखो कवर्ड विद रूफ विद रेड ग्रासेस। जैसे ऐसे होते हैं ना ये घर, आप इस पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे। देखो पिक्चर्स का ना यूज बड़ा अच्छे तरीके से किया मैंने, हर एक चीज को, वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को हम शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकते, मुझे हिसाब से आप इमेजेस के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ओके, ओके, इन वन पॉइंट ऑफ इट टैच विद रेड ग्रास। तो फिर इस तरीके से एक जो घर का एक हिस्सा था, उस चीज की छत किस चीज से बनी थी? ये जो रेड ग्रास थी उन सब से बनी हुई थी। ओके, ओके, इस फायरवुड स्टोव व्हिच एग्जिस्ट व्हिच, ओके सॉरी एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा लाइन का है ना मैसअप हो गया, ठीक है, एक्चुअल में इतने ज्यादा हो गया ना, एक सेकंड वेट करना आप लोग, ठीक है।
लेट्स गो अगेन। हम कहाँ पे थे? Red gas is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling. sizzling का मतलब लिख लो साथ साथ hot. Spinach. Spinach का मतलब तो जानते होगे, spinach leaves, पालक, अपनी पालक। ओके, पालक। तो वो लोग कह रहे थे कि उसी कोने के अंदर क्या था, एक जो चूल्हा था। मेरे सबसे जो 2-3 जने राजस्थान को होंगे उन्हें पता होगा चूल्हा क्या होता है। चूल्हा इस टाइप ऑफ देसी गैस स्टोव। ओके, तो जो चूल्हा था वहां पे क्या था कि उन लोगों ने चूल्हा एक टाइप, मतलब आप समझ जाओ, हमारे ना राजस्थानी आदमी तो समझ जाते हैं कि चूल्हा क्या होता है। अब जो दूसरे है ना, जैसे अब चूल्हे के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे जो होते हैं काउडंग केक होते हैं, या फिर जो लकड़ियां होते हैं उन्हें डाला जाता है उनके अंदर, मतलब एक तरीके से उनकी मदद से जैसे आग जलाई जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके अंदर खाना बनाया जाता है, या फिर जो भी उनका खाने का मटेरियल होता है वो बनाया जाता है। जैसे वो लोग क्या बना रहे थे, पालक जो था उसके ऊपर, मतलब पालक की सब्जी मान रहे हैं, हम मान लेते हैं वो पालक की सब्जी बना लेते हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन के ऊपर लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी प्लेट्स थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहां पे क्या थी, जहां पे जो नीचे जमीन के ऊपर थालियां पड़ी हुई थी, जिन थालियों के अंदर क्या थी, चॉप्ड वेजिटेबल्स थी, कटी हुई सब्जियां थी। ओके, अब फ्रेल का मतलब साफ साफ लिखो गाइस, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम लोगों को ना पता हो कि उसका मतलब क्या है। ओके, फ्रेल का मतलब क्या है, वीक। ओके, एक वीक यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक थोड़ी सी हम कह सकते हैं कमजोर, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब, वीक नहीं, वीक यहाँ पे कहा जा सकता है कि वीक मतलब दिखने के अंदर वीक, यानी कि दे आर नॉट सो मच, क्योंकि जनरली देखा जाए यार, इन एरियाज की बात करी जाए ना, तो इन एरियाज के जो पीपल होते हैं उन लोगों को बेसिक हेल्थ सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज नहीं मिली होती, जिस वजह से उनका जो हाइजीन है, जो उनकी आउट अपीयरेंस है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी हम लोगों की है। उनकी थोड़ी सी वीक होती है, वो थोड़े से पतले होते हैं स्लाइटली, और वो थोड़े मतलब उनकी जो हेल्थ होती है वो इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती है। ओके, तो फिर जैसे कहा गया फ्रेल वुमन यानी कि एक वीक यंग वुमन, वो जो थी वो खाना बना रही थी, किसके लिए, पूरे फैमिली के लिए। दो द आई फिल्ड विद स्मोक, यानी कि जो चूल्हा था उसके अंदर जो फूकनी होती है, थोड़े राजस्थानी पन्ने, इसके अंदर जो फूकनी होती है, जैसे वो हवा उसके अंदर ब्लो करते हैं, जिससे जो धुआं होता है वो क्या होता है, उनकी आंखों में अंदर आता है। ओके, ओके, तो आई फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। ओके, फिर वो स्माइल करें, देखो मतलब हम कहते हैं यार हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर ये पर्टिकुलर चीज नहीं है, पर देखा जाए अगर इस कहानी से सीखे ना यार, ये लोग है ना इस कंडीशन के अंदर भी है ना खुश रह सकते हैं ना यार, तो हमारे पास तो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज है इनके मुकाबले, तो हम लोग क्यों दुखी रहते हैं, हम क्यों सेटिस्फाइड नहीं रहते। ये चीज आपको ना इस चैप्टर के अंदर सीखनी चाहिए यार, ये लोगों के पास नहीं है ढंग की तरह से यार, इन लोगों के पास बहुत सारी चीजों से डिप्राइव्ड है, पर फिर भी क्या ये लोग खुश रहते हैं? हाँ, ये खुश रहते हैं ये सब लोग। ओके, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब ये कौन है? ये है वाइफ है, किसकी वाइफ है? ये मुकेश के एल्डर ब्रदर की क्या है, ये वाइफ है। ओके, नॉट मच ओल्डर इन इयर्स, क्योंकि जो ऐसे इलाके होते हैं वहां पे मतलब जल्दी शादी करवा दी जाती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, सी हैज बिगन टू कमांड एंड रिस्पेक्ट एज द बहू। अब उन और मतलब किस तरीके से अब उन्हें घर के अंदर ट्रीट किया जाता है, उन्हें घर के अंदर बहू की तरह ट्रीट किया जाता है। बहू आप समझ चुके होंगे, बहू, बहू कितना क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। द डॉटर इन लॉ, कुछ अगर हमारे साउथ दिल्ली दिल्ली जो बच्चे हैं, साउथ दिल्ली गर्ल्स या फिर जो भी, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अनीश जंग को भी पता था कि ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे वो होते हैं ना, एक वीडियो थी भाया, क्योंकि हमारे भाया वाली वीडियो, भाया भाया वाली लैंग्वेज के अंदर देखा जाए ना तो डॉटर इन लॉ थी। ओके, ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द 3 men। अब वो 3 जने कौन कौन थे? हर हस्बैंड मुकेश, उनके जो हर हस्बैंड मुकेश नहीं थे, सॉरी, उनके हस्बैंड, उनके जो पति थे वो मुकेश, और उनके पिताजी, उन सबके जो मेन ध्यान था वो वही रखती थी। When the older man enters, अब यहाँ पे ओल्डर मैन कौन है? मुकेश, और मुकेश के जो बड़े भाई हैं उनके पिताजी। ओके, जब वो आते हैं, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ साड़ी विच इज यूज्ड टू कवर द फेस, यानी कि ब्रिंग्स हर व्हील, व्हील यानी कि जो उनका जो पीछे वाला घूंघट होता है ना, उसे वो आगे ले आते हैं। जनरली आप लोगों को पता होगा, जनरली ये एक तरीके से बात करी जाए तो पर्दा प्रथा जो थी वो आज भी काफी जगह वैलिड होती है, क्योंकि काफी लोग इसे एक तरीके से कहते हैं कि ये हमारी परंपराएं हैं, एक्चुअल में नहीं है। अगर आपको पता होगा कि पर्दा प्रथा क्यों चालू हुई थी तो आपको अच्छे से इन सारी चीजों की नॉलेज होगी। पर्दा प्रथा का है ना, आपको सबसे बढ़िया रेफरेंस मिल सकता है क्लास 8 की बुक्स के अंदर। क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है ना,
कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मुझे तो मैं तो पढ़ता रहता हूँ। तो क्लास 8 की बुक से बड़ा ही अच्छी तरीके से है। कभी भी मौका मिले ना, क्लास 8 की बुक एनसीईआरटी पीडीएफ मिल जाएगा, कभी कभी पढ़ के देना, आपको पता चल जाएगा पर्दा प्रथा जो थी ना वो इंडिया के अंदर किस वजह से चालू हुई थी। ये मेरी तरफ से होमवर्क है। देखो नॉलेज है, नॉलेज एक्वायर करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क मान लो, और लोग नहीं होता है तो मुझसे कमेंट के अंदर पूछ लो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी लर्निंग कैपेसिटी है, तुम्हारे मन में है कि सर हमें जानना है नहीं कि सर क्यों था पर्दा प्रथा, तथा क्यों थी पर्दा प्रथा, तो आप लोग है ना कमेंट भी कर दो, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी नॉलेज को इतना ही नहीं रखना चाहता सिर्फ चैप्टर तक लिमिटेड। मैं तुम्हारी जो नॉलेज है ना उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि क्या थी पर्दा प्रथा, तो कमेंट्स के अंदर लिखना, मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। या मेरे इंस्टाग्राम की आईडी शुरुआत में आ जाती है या एंड के अंदर आ जाती है, जहां पे भी आ जाए वहां पे मुझे फॉलो करके पूछ लेना क्वेश्चन, मैं अच्छे से आपको बता दूंगा क्या क्या थे इनके जवाब। ओके, चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे वो आते हैं तो फिर वो क्या हुआ, उन्हें उनके घर में पर्दा प्रथा चलती थी, तो फिर वो थोड़े गेट के पीछे छुपे और उन्होंने अपना घूंघट जो था ना वो डाल लिया। ओके, टू क्लोजर टू हर फेस एज अ कस्टम। कस्टम जैसे मैंने कहा रीति रिवाज माना जाता है, जबकि रीति रिवाज है नहीं। एक तरीके से हमारे मन में भ्रम है कि एक रीति रिवाज है, ये बिल्कुल रीति रिवाज नहीं है। क्योंकि ये जो है ना इसके पीछे की हिस्ट्री है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हुआ था। एक्चुअल के अंदर क्या है कि आप कहोगे कि सर ये तो हमारे रीति रिवाज, मैं कहूंगा हाँ ये आपके रीति रिवाज है, पर इन रीति रिवाज की जो शुरुआत थी ना वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। जहाँ मैं डेफिनेटली कहता हूँ पर्दा प्रथा की जो एक्चुअल में शुरुआत हुई थी ना, ये मुगलों के टाइम हुई थी। अब क्यों हुई थी मुगलों को, इतना हिंट दे दिया, अब थोड़ा खुद का भी दिमाग दौड़ाओ। क्लास 8 आप लोगों ने भी करी है, ठीक है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि क्यों थे ये पॉइंट्स। ओके, क्या क्या पॉइंट्स थे इनके पीछे। ओके, एज कस्टम डिमांड, जैसे कि हमारा जो समाज है वो कहता है कि कस्टम डिमांड्स, अगर डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर, वेल का मतलब है कि अपना जो पार्ट है अपने घूंघट रखना चाहिए उन्हें, देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, जो भी मेल एल्डर्स हैं, जो मेल एल्डर मेंबर है उन सबके सामने अपना जो फेस है वो घूंघट से ढका हुआ होना चाहिए उनका। ओके, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। पर अगर हम इस केस के अंदर बताया जाए जो जिसके सामने उन्होंने अपना घूंघट रखा है वो कौन है, यानी कि वो कौन है, एक बैंगल मेकर है, इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर है। अब ये इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर किस चीज को रेफर कर रहे हैं, ये उनके जो फादर उनके प्रोफेशन को रेफर कर रहे हैं। उनके फादर भी क्या है, एक बैंगल मेकर ही है। ओके, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कि इतने साल लगातार काम करने की वजह से, क्योंकि वो सीधे सीधे बैंगल मेकिंग के अंदर नहीं, तो उन्होंने एक और काम किया था। सर कौन सा काम किया था देखते हैं। फर्स्ट एज अ टेलर, वो पहले टेलर थे। ओके, देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। और उन्होंने कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे साल काम किया, पहले टेलर की तरह काम किया, फिर उन्होंने क्या नाम लेते हैं बैंगल मेकर की तरह काम किया, और इतने सारे मतलब हार्ड वर्क करने के बाद भी वो लोग एक अपना जो उनका घर था उन्हें रेनोवेट यानी कि रीबिल्ड नहीं करवा पाए। ओके, सेंड हिज टू सन टू स्कूल, नहीं वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो कहते हैं कि देखो बच्चों, देखो ना मैं तुम लोगों को स्कूल भेज पाया, ना मैं तुम लोगों को तो तुम्हारा जो घर था यानी कि हमारा जो घर था उसे रेनोवेट करवा पाया। मैं सिर्फ तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ मेरी स्किल सिखा सकता हूँ। कौन सी स्किल्स के बारे में बात करी जा रही है, सर मेरी स्किल्स, यानी कि जो मेरी स्किल्स थी बैंगल मेकिंग की, क्योंकि अब वो एक बैंगल मेकर, उन्हें पता है कि बैंगल किस हिसाब से बनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बेटा मेरी जो स्किल्स थी ना बैंगल मेकिंग, मैं सिर्फ तुम्हें वही सिखा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, ना मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी कर पाऊंगा। और मैंने एक बार पिछले वीडियो जिन बच्चों ने अच्छे से देखा उन्हें पता है कि सर आपने कर्म का भी रेफरेंस दिया था, तो यहीं पे कर्म के बारे में बात करते हैं। इट इज द कर्म, हिज डेंसिटी, ओके, हिज डेस्टिनी, सॉरी, ओके, वही उसकी मंजिल है, उसके कर्म है ये। अभी ये किसने बोला, मतलब इनकी दादी माँ ने। ओके, मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, यानी कि उनके खुद के पति जो थे वो भी अंधे हो गए थे। किस वजह से, वो कोई सेम कंडीशंस डिंगी सेल्स के अंदर काम करते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनकी आई साइट क्या हो जाती है, वीक होने लग पड़ती है, और एक एज पे आने के बाद उनकी जो आई साइट है वो परमानेंटली वो क्या कर देते हैं, उन सारी चीजों को लूज कर देते हैं। ओके, और गो ब्लाइंड विद द डस्ट पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि वो जो पॉलिशिंग के इस चीज का काम करते हैं, जो ग्लास बैंगल्स थे उन्हें पॉलिश करते थे, और जो उनकी जो डस्ट थी उनकी आंखों में ऐसी ऐसी लगती गई कि जिस वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे। ओके, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज का मतलब क्या होता है, परंपरा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हमारा अमित जी है ना बिल्कुल उसी तरीके से वो भी कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन, उन सब के बारे में बात करते हैं। एवरी बी ब्रोकन, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि says मुकेश grandmother who has watched her own husband go blind, जब उनके खुद के पति ब्लाइंड हो गए थे with the dust from polishing the
क्लास ऑफ बैंगल्स। अब यहाँ से हम चालू करते हैं, जब मैं भूल जाता हूँ कि हम कौन सी लाइन पे थे, हम आगे वाली लाइन पे बढ़ते हैं, कौन सा कलर, ग्रीन कलर चूज करते हैं। हाँ चलिए शुरू करते हैं। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, अब वापस आ जाता हूँ। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज का क्या मतलब होता है, परंपरा। एवर भी ब्रोकन, क्या ये जो भगवान की दी हुई परंपरा है, हमें ये हमारे जो कर्म की जो सजा मिल रही है हमें, हमें जो कि हम किस तरीके से शहर है, बैंगल मेकर से बैंगल मेकर, बैंगल मेकर से बैंगल मेकर, ये जो हमारी परंपरा है बैंगल मेकिंग की, वो से हम कंटिन्यू करें, यही हमारे कर्म है, ये हमारे कर्मों की सजा है एक तरीके से। ओके, सी एम्प्लाइज, वो कहती हैं बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि अब उनके हिसाब से उनके कर्मों की सजा क्या है कि उन्हें कहां पे जन्म मिला, एक बैंगल मेकिंग कास्ट के अंदर उन्हें क्या मिला, जन्म मिला। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो कहता हमने और कुछ नहीं देखा, हमने क्या देखा, सिर्फ बैंगल्स को ही देखा है। इन द हाउस, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, वो कहते हैं हर जगह हम लोगों ने एक ही चीज देखी है, वो चीज का नाम क्या है, बैंगल्स। ओके ओके, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, बैंगल सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven colors of the rainbow, यानी कि वो कह रहे हैं कि इंद्रधनुष के सातों रंग, जैसे जो भी इंद्रधनुष के सातों रंग है, उन सातों के सातों रंग के हम लोगों ने बैंगल्स देखे हुए हैं। ओके, अब आगे क्या कहता है, लाई माउंट, और माउंट का मतलब आप देख लो कि क्या होता है, माउंट का मतलब होता है हीप, हीप का मतलब मैंने पिछली बार ही बताया था, ढेर कह सकते हो आप इनका। ओके, ढेर, यहाँ पे ढेर किस चीज को रेफर किया जा रहा है, जैसे पिछली बार के अंदर तो हीप ऑफ गार्बेज था, इसके अंदर हीप क्या है, हीप ऑफ बैंगल्स। ओके, लेट्स गो ऑन। ओके, इन अनकेप्ट यार्ड, इन अनकेप्ट यार्ड का मतलब क्या होता है, अनटाइडी या फिर नॉट केयर्ड फॉर, यानी कि बैंगल्स को क्या होता है, अन मतलब उनके लिए कोई, जैसे वो जो बैंगल्स होते हैं ना, उनके मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं, उन्हें हर कहीं रख दिया जाता है। ओके, क्यों, वहां पे इतने ज्यादा सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ होंगे बैंगल, तो वो ऐसे ही है, ऐसे रख देते हैं। और पाइड, पाइड का मतलब भी क्या होता है, हीप होता है। ओके, ऑन द फोर व्हील हैंडक्राफ्ट। ओके, पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रेफर करना चाहूंगा, अगर ऐसा आ जाता है काफी बार क्वेश्चन, सर आपको ये एक्सट्रैक्ट आ गया, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि सर पाइड का मतलब भी हीप है, और यहाँ पे जो माउंट है इनका मतलब भी क्या है, हीप है। अब आपको पूछ लिया जाएगा नेम, ओके, नेम टू एनी टू वर्ड्स इन द पैराग्राफ व्हिच मीन द सेम। ओके, तो आपको क्या लिखना है, माउंट्स और पाइड, ये वर्ड आ जाते हैं एक नंबर के लिए। सीबीएसई अगर लेवल का पेपर डिसाइड करती है ना बनाने की, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालती है, लिख लो, तो आपके क्या पता कब काम आ जाए, कब आप लोगों को ऐसे लगे कि सर ने पढ़ाया था। वो एक मास्टर हुआ करता था रजत गावड़े नाम करके, जिसका यूट्यूब चैनल था, जिसे हम लोगों ने सब्सक्राइब किया था अच्छे से, हमने उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया था, हमने उससे अपने हर डाउट्स भी पूछे थे, उसने बहुत अच्छे से हमें सिलेबस करवाया था, उसने हमें पॉइंट बताया था कि आप इस साल एग्जाम्स में भी आ जाए। Okay, pushed away by a young man along with the narrow lanes of the sandy town, sandy town। अब यहाँ पे sandy town क्या होता है, ऐसे टाउन। ओके, आपको पता है कि एक चीज मैं बताता हूँ कि आई गेस ये जो है मुंबई, मुंबई के अंदर एक तरीके से कहते हैं एक डिवाइडेशन है, कि यहाँ पे तो सारा डेवलप्ड एरिया है, और यहाँ पे सारे स्लम एरियाज है, मतलब स्लम पार्ट है। ओके, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक मेरे हिसाब से एक लाइन सी है, जहाँ पे अगर इस साइड देखा जाए ना तो ये स्लम एरियाज आ जाते हैं, और उस साइड देखा जाए तो आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ओके, फैक्ट के तौर पे मैंने बता दी, ये मुझे इमेज अच्छी लगी, मुझे लगा इसके साथ मैं आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकता हूँ। ओके, एंड इन डार्क हटमेंट्स, अब यहाँ पे हटमेंट्स क्या है, सेट ऑफ हट्स, यानी कि इस तरह की झोपड़पट्टियां की तो बात करी जा रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। ओके, अब देखो ऐसे जो इलाके होते हैं वहां पे, अगर मैं कहीं, हम ये कह ही नहीं सकते कि प्रॉपर जो सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम होगा वहां पे लाइटनिंग का। आप ही सोच के देखो, क्या वहां पे आपको लगता है कि प्रॉपर सिस्टम होगा लाइटनिंग का, तो वहां पे किस चीज को यूज किया जाता है, ऑयल फ्लेम्स को, यानी कि ऑयल लैंप फ्लेम्स जो है ना, उनके अंदर क्या होता है, तेल डालते हैं, वो जलते रहते हैं, और वो जलते जलते अब जैसे जैसे उनका जो ऑयल कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बुझने से लग पड़ते हैं, तो वो क्या होता है, फ्लिकरिंग होते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे फ्लिकरिंग वर्ड का यूज किया गया है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, सॉरी गाइस, सिट बॉयज एंड, वहां पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑयल फ्लेम्स जो है वो फ्लिकर करते रहते हैं, वहां पे बॉयज और गर्ल्स जो है वो अपने पिता भारत माता इन सब के साथ बैठे होते हैं, वेल्डिंग द पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू द सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि वो जो चूड़ियां होती हैं उन्हें आकार दे रहे होते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside। ये most important लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे तो हाईलाइटर ले आओ वीडियो को पॉज करके, इस लाइन को जरूर मार्क कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइन है ये। नीचे ध्यान मत दो, ऊपर ही ध्यान रखो,
ठीक है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, ओके, डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि अब उनके वो इस तरीके से काम करते रहते हैं ना कि उनके जो आई साइड मतलब आई है ना वो ज्यादातर डार्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि वो डार्क डिंगी सेल्स के अंदर काम करते हैं, जो कि जबकि उनकी एज कम्पेयर टू द लाइट, क्योंकि वो लाइट के तो बहुत ही कम कम समय के लाते हैं, क्योंकि वो सारा दिन काम करते रहते हैं और जैसे वो काम करके आते हैं तब तक शाम हो जाती है, तो शाम में भी वही सेम कंडीशन है। ओके, तो उनका जो एक्सेस है उनकी आइज का लाइट के प्रति वो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके बेटा, चैप्टर पे ही ध्यान देना है, इधर उधर की फोटोज पे मत ध्यान देना। ओके, दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम्स एन अडल्ट। ओके, वो जब तक बड़े होते हैं उससे पहले ही काफी लोग जो है वो अपनी आईसाइट को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सविता की। सविता इज नॉट अ गर्ल लाइक हियर। ओके, सविता एक दूसरी लड़की है, वो क्या कहते हैं, सविता अ यंग गर्ल इन द ड्रैप। ड्रैप का मतलब लिखो साथ साथ, अगर तुम नहीं लिख रहे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, चाहे तो वीडियो को डिसलाइक भी कर देना इस बात के ऊपर। अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे बैठे बैठे ये सोच के कर रहे हो कि सर कोई बात नहीं, हम तो वीडियो देख लेंगे, कभी और भी देखने का मन हुआ, अगर यहाँ तक पहुंचे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो फालतू के अंदर यहाँ पे बैठा होगा। आप सब लोगों के अंदर पढ़ने की इच्छा होगी तभी यहाँ तक पहुंचे इस चैप्टर के, तो डेफिनेटली वर्ड्स हैं साथ साथ लिखते रहो यार, ऐसी बेवकूफी मत करना, ऐसे आलस में मत रहना कि आराम से लेटे लेटे हाँ यार चैप्टर है, कल टेस्ट है, आज चैप्टर की वीडियो उठाइए, कोई बात नहीं कर लेते हैं यार, वर्ड मीनिंग्स लिखने में कोई जोर नहीं आता, लिख लो। ओके, ओके, सविता यंग गर्ल इन द ड्रैप, पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। ओके, तो फिर वो जो पिंक ड्रेस के अंदर थी वो एक एल्डरली वुमन के साथ में बैठी हुई थी। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब जॉइनिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, जो कि पीसेस ऑफ ग्लासेस को क्या कर रही थी, जॉइन कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव इन अ मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ मशीन, यानी कि उसके वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी, क्योंकि वो क्या करती थी, वो ऐसी एक्टिविटीज रोज परफॉर्म करती थी जिस वजह से वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी कि उसके हाथ जो है वो मशीनों की तरह काम कर रहे थे। जैसे एक पीस लेके आया 2 मिनट में जोड़ दिया, 2 सेकंड के अंदर जोड़ दिया, दूसरा पीस 2 सेकंड में जोड़ दिया, ऐसे करते करते जल्दी जल्दी जोड़ती गई जोड़ती गई जोड़ती गई। मतलब उसके हाथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, टॉन्ग्स ऑफ मशीन, यानी कि जिस तरीके से मशीन की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितनी फास्ट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। I wonder if she knows the sanctity. Okay, sanctity का मतलब लिखो पवित्रता, यानी कि उसके अंदर इतनी पवित्रता है, मतलब वर्ड देखो यार मैं कहां से लेकर आता हूँ, सोचो। ओके, इतनी पवित्रता से वो काम कर रही थी। ऑफ द बैंगल शी हैव मेड, यानी कि वो इतने अच्छे से बनाती थी, क्योंकि उन बैंगल्स के अंदर क्या एक पवित्रता ही तो है। हमारे इंडिया के अंदर बैंगल्स का तो बहुत ही ज्यादा एक खास इंपॉर्टेंस रहता है। क्या खास इंपॉर्टेंस है, देखो, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक एक हिंदुस्तानी लड़की का सुहाग है, उसके सुहाग ऑस्पिशियस इन द मैरिज, क्योंकि शादियों के अंदर बहुत ही ज्यादा, देखो शादियों के अंदर जैसे आप यहाँ पे कुछ मैंने दीदियों की फोटो लगाई हुई है, आप देख सकते हैं सब दीदियों के हाथ में क्या है, कड़ी तो है, वो कड़े थोड़ी चूड़ियां ही तो है। तो चूड़ियां देखा जाए तो एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो बहुत ही ज्यादा इनके अंदर क्या पवित्रता मानी जाती है, ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, it will be drawn मतलब realization ऐसा on her suddenly one day when her head is draped, यानी कि draped का मतलब covered with a red veil, veil का मतलब आपको पता है ये घूंघट, तो शादी के दिन भी वो घूंघट याद करो 3 इडियट्स का। ओके, कि तुम रोज वो साड़ी के दुपट्टे के अंदर वाला है ना, तो शादी वो जो है ना साड़ी का दुपट्टा, तो वही है, veil का मतलब वही है, सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, देखिए her hands dyed, dyed का मतलब मेहंदी, मेहंदी लगा के रखना वाला स्टाइल है इनका सबका। जैसे यहाँ पे रेड, ओके ओके, थोड़ा सा है ना ऊपर वाले वर्ड से कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, एंड हेड्स ड्राइड रेड, रेड यानी कि जो मेहंदी जो लाल हो चुकी है। ओके, विद हीना, हीना का यहाँ पे क्या मतलब है, मेहंदी। ओके, हीना किसी का नाम नहीं है, ठीक है, तुम ऐसे गलत सोचो तो ऐसे तुम्हारे मन के अंदर आ जाएगी नहीं, अगर तुम वर्ड मार्क करते जाओ ना तो तुम्हें आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगी, क्यों आगे तुम अगर मान लो एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट के अंदर आ गया, तुम सोचे यार हीना कौन थी यार, हीना को तो हमने देखा ही नहीं चैप्टर के अंदर अंदर, तो हीना का यहाँ पे क्या मतलब है, मेहंदी, मेहंदी लगा के रखना वाली हीना का यहाँ पे चर्चा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर, चलो वापस आ जाते हैं। ओके, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट, यानी कि जो लाल लाल जो चूड़ियां हैं उनके हाथों के अंदर सज जाती हैं। ओके, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जैसे वो हाथों के अंदर सोनी सोनी चूड़ियां आई वैसे वो क्या बन जाती है, एक प्यारी सी दुल्हन बन जाती है। ओके, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी इयर्स अगो, जैसे कि जो ओल्ड वुमन है, ओल्ड वुमन यहाँ पे कौन है गाइस, अच्छे से मेरे साथ जवाब दो यार, अगर तुम जवाब नहीं दे रहे मक्कार हो तुम लोग। ओके, मक्कार हो, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे, कौन है वो ओल्ड वुमन जिनके बारे में बात करी गई है, वो कौन है, मुकेश की दादी माँ के बारे में बात करी गई है। ओके ओके, मुकेश की दादी माँ के बारे में बात करी गई है। ओके, शी स्टिल
हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उनके भी हाथों में आज चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज। क्या सुंदर लाइन लिखी है यार, मैं नहीं सिंह मैम को इस बात के ऊपर फैन हूँ, क्या सुंदर लाइनें लिखती हैं वो। ओके, मतलब वो कह रहे हैं कि उनके हाथों के अंदर मतलब जो है ना चूड़ियां, वो भले आज भी हाथों में चूड़ियां लेकिन उनकी आंखों में चमक नहीं है। सोचो इस लाइन का, अगर आप 2 मिनट एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट अच्छे से मतलब सोचो, वीडियो चल रही है 2 मिनट, सोचो यार ये बहुत ही सुंदर लाइन है। इस लाइन का मतलब ना खुद सोच के देखो यार, कितनी सुंदर लाइन लिखी है नीज जंग मैम ने। सोच के देखो यार कितनी सुंदर लाइन है ये। ओके, कभी मौका मिला मैं भी कभी ऐसा चैप्टर लिखूं तो मैं भी डेफिनेटली ऐसी कोई सुंदर लाइन का प्रयोग करना चाहूंगा। भगवान करे तुम्हें क्या पता तुम्हारे बच्चे के बच्चे, चाहे के भी बच्चे क्या पता मेरी कभी कहानी पढ़ रहे हो कि रजत ऐसा कोई चैप्टर आ जाए उसमें लिखा हो बाय रजत कावड़िया, मेरा भी अबाउट द ऑथर, क्या पता कुछ हो या ना हो। अरे दाढ़ी वाले बाबा जी आ गए हैं, क्या दाढ़ी यार ऐसी मेरी नहीं आती, नहीं समझ। ओके चलो वापस आ जाते हैं। एक वक्त ओके, अब उन्होंने एक डायलॉग बोला, इस डायलॉग को अच्छे से देखना क्योंकि हिंदी को इंग्लिश है ये, यानी कि हिंदी को हिंदी वर्ड्स को ही इंग्लिश के अंदर बोला गया। ओके, एक वक्त से भरपेट खाना भी नहीं खाया। क्या कहा गया उन्होंने क्या कहा, एक वक्त से भरपेट खाना भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि यार हम लोगों ने एक वक्त से, यानी कि हमने वन टाइम मील, यानी कि जो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, वो कहते हैं वन टाइम मील भी हमने भरपेट खाना नहीं खाया। She says in a voice drain, drain मतलब lack of joy, यानी कि एक आप सोच रहे यार उन लोगों की पूरी उम्र है ना, देखी जाए उन लोगों की पूरी उम्र ही ऐसी बीती है यार। सोचो देखो उनकी लाइफ के अंदर कितना ज्यादा दुख होता होगा। अब तो उनकी उम्र ही ऐसी होगी कि वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हैं, पर जब वो यंग थे तब भी उनकी क्या इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी यार। क्या अब देखो, यानी कि वो कह रहे हैं वो सोचते थे कोई एक दिन आएगा, कोई एक दिन आएगा, पर वो कोई एक दिन नहीं आया यार। सोच रहे हो उन लोगों की हालत, lack of joy. She has not enjoyed even full meal in her entire lifetime. That's what she had reaped. Reaped मतलब gained, यानी कि वही अगर देखा जाए तो उसने क्या कमाया यार, उसने एक भरपेट रोटी भी नहीं खाई एक वक्त की। तुम सोच सकते हो उसकी हालत क्या है। मैंने कहा था नहीं चैप्टर एक चीज जरूर सिखाता है, आप लोगों के पास जो रिसोर्सेज है ना, आप उन रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करने लग पड़ते हो। आप कहते हो मेरी लाइफ बेकार है, लाइफ बेकार, मेरी लाइफ में कुछ ही नहीं है, और मुझे ये फलाना छोड़ के चला गया, मुझे ये फलानी छोड़ के चली गई। इन बातों के अंदर कोई सेंस है क्या। इस बंदे को देखो यार, मतलब इन्हें देखो यार, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, इमेजिनरी कहानी है, रियल लाइफ कहानी है, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक भरपेट रोटी तक नहीं खाई यार एक टाइम की, उनकी आंखों के अंदर एक चमक तक नहीं है। तुम सोच सकते हो यार कितना बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि, और आप लोग अपनी लाइफ को बुरा कह रहे हो। क्या इनसे बुरी है क्या आपकी लाइफ? इनसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी है, कम से कम रोटी तो खा पाते हो आप भरपेट, तो रोटियां भी इन्हें नसीब नहीं है। सोचिए देखो, आप लोगों को अपने रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Her husband, an old man with flowering braids. ओके ओके, अब उनके जो पति देव हैं, एक ओल्ड मैन विद फ्लावरिंग बियर्ड। ओके, ब्रेड नहीं है सॉरी, फ्लावरिंग बियर्ड, ऐसी जो उनकी दाढ़ी टाइप है ना, लंबी लंबी दाढ़ी। ये तो चलो हमारे जवान भाई साहब है, पता नहीं क्या शौक है ना बूढ़े बन के, इन्होंने तो लंबी रखी है। जैसे आप थोड़ा इमेजिन करके देख सकते हो, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी दाढ़ी मतलब पता ही नहीं यहाँ तक रहती है ना। हमारे मास्टर की तो आती नहीं, पर कोई बात नहीं। चलो इमोशनल टॉक्स बाद में। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल। वो कहते हैं यार देखिए, अब वो जो है क्या नाम लेते हैं जिनके बारे में बात कर रहे, वो कौन है, इनके पति देव हैं, जो ओल्ड वुमन कौन, मुकेश की दादी में, उनके पति देव कहते हैं कि देखिए मुझे तो और कुछ नहीं आता, मुझे तो सिर्फ बैंगल मेकिंग आते हैं। उनके जैसे उनके पापा ने कहा मैं तो सिर्फ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरा ना हाउस रेनोवेट करा ना मैंने मेरे बच्चों को स्कूल भेजा, मैंने सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ, मैं मेरे बच्चों को बैंगल मेकिंग की आर्ट सिखा सकता हूँ। All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. यानी कि अगर देखा जाए तो इस बंदे ने बहुत कुछ अचीव किया है। सर बहुत कुछ क्या अचीव कर लिया इस बंदे ने, इसने घर तो बना लिया कम से कम। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो घर ही नहीं बना पाए। अब सोच रहे हो यार, बच्चों बंदों के पास घर तक नहीं है रहने के लिए, यानी कि बंदे ने घर बनाया यार। सोचो इसके लिए भी कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है। ओके, वो आज भी ऐसी जगह रह रहे हैं। ओके, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी नीड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस
ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि वो कह रहे हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि हम एक तो वो लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए एक तो हम और कोई बिजनेस हम एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। क्यों एक्सरसाइज नहीं कर सकते? मैंने कहा था ना, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जो ये पुलिसमैन है, इन सबके अच्छे से मैं अभी बताऊंगा कि ये लोग क्या करते हैं जिस वजह से ये जो है ना ये बैंगल मेकिंग के बाहर क्यों नहीं जा पाते। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए यार। आप लोगों को जब समझ में आएगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहानी क्या है, क्योंकि जब हम लोगों के मन में सस्पेंस होता है आपके अंदर और अच्छा होती है पढ़ने की अच्छे से। ओके, for making bangles, okay, not even enough to eat ring, okay, ring in every home, यानी कि देखा जाए हम बैंगल मेकिंग से इतना नहीं कमा पाते जितना हम दूसरी एक्टिविटी से कमा पाते थे, लेकिन हमारे पास उन एक्टिविटीज के अंदर एक्सेस नहीं है। क्यों एक्सेस नहीं है अभी बताऊंगा मैं। ओके, द यंग मैन एको, एको मतलब कंटिन्यूड द लेमेंट, लेमेंट का मतलब ग्रीफ, यानी कि उस आदमी ने अपना जो दुख रहा था वो और बताया उन्होंने, ऑफ देयर एल्डर्स लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्ड इन फिरोजाबाद, यानी कि जो छोटे थे वो भी इस काम के अंदर आगे बढ़ गए। ईयर ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल, टॉयल का यहाँ पे क्या है, लेबर परफॉर्मिंग एक्सेसिव बोरिंग वर्क, यानी कि यार एक काम को आप एक बार ही कर लो। आप पूरी लाइफ अगर बैंगल से बनाते रहोगे क्या आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है यार? नहीं है यार। सर एक ही काम को दिन भर कर लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनके बारे में तो सोचो। आप कहते हो सर पढ़ाई रोज रोज नहीं होती, इन लोगों को देखो ये भी अपना पेट पालने के लिए लगातार करते हैं, तो आप लोगों के लिए तो वो पढ़ाई है, वो चीज है जो आपको आगे जाके, और ऐसी भी नहीं है कि रोज आपको सेम ही चैप्टर करना है, रोज कुछ ना कुछ नहीं करता हो करते हो, तो फिर तुम लोगों के पास डेफिनेटली यार इन लोगों से बहुत बढ़िया चीजें हैं। अपने रिसोर्सेज का यूज करो, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि तुम लोगों को इस लायक बनाया है, तुम लोग ये वीडियो देख पा रहे हो, तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि काफी लोगों के पास ये चीजें नहीं है। रिस्पेक्ट योर रिसोर्सेज। ओके, चैप्टर से सीख लो। ये चैप्टर सीबीएसई ऐसे नहीं देता, सीबीएसई भी ऐसे नहीं कि चलो रात को 8 बजे हमारे मतलब ठीक है, ये रात ऐसे नहीं कि रात को 8 बजे, रात को 8 बजे के बाद सीबीएसई चैप्टर डिसाइड नहीं करती है। सीबीएसई पूरे होश और आवाज में एकदम सही चैप्टर को डिसाइड करती है। तो इन चैप्टर्स को इसलिए दिया गया ताकि आप लोगों को सीख मिल सके। लास्ट लेसन से क्या सीख ली थी? अगर करा हुआ है ना तो आपको बताना है कि सर हमने लास्ट लेसन से सीखा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना। इस चैप्टर से हमने देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उन्हें ऐसे नहीं करना यार मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, दुखड़ा नहीं रोना, जो है उसके अंदर खुश रहो, क्योंकि इन लोगों की कंडीशन आपसे भी ज्यादा बुरी है, लेकिन ये लोग खुश हैं। ओके, लेबर परफॉर्मिंग दैट बोरिंग वर्क हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और इतना काम हम हमेशा करते रहते हैं जिस वजह से सर हमारी जो एबिलिटी है ना, हमारी जो सपने देखने की एबिलिटी है, वो सारी चीजें क्या है, हमारी सारी एबिलिटी एक तरीके से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है सर। अब नहीं होता सर, अब इतना काम करते रहो, सारे इन सारी चीजों को एक ही बोरिंग वर्क करते रहो, क्षमता खत्म हो जाती है सर। Why not the organize yourself into cooperatives? अब अनीस मैम ने भी हमारी तरह एक सवाल पूछा, जो कि मैं आप लोगों से इतने टाइम से कर रहा हूँ, सस्पेंस। क्या पूछा उन लोगों ने कि आप अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? आप यही काम क्यों कर रहे हो? I asked a group of women, okay, I asked a group of men who have fallen into the vicious circle of middlemen, who were trapped their father and their forefathers, यानी कि वो कह रहे हैं, जो मैंने कहा ना बैंगल मेकर से बैंगल मेकर से बैंगल मेकर से बैंगल मेकर, वो कह रहे हैं क्यों आप लोग इस कॉर्पोरेट इस बैंगल मेकर की ये जो चेन है जो आपके पुरखों से चली आ रही है, उसे तोड़ते क्यों नहीं? कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्यों नहीं लगते आप लोग? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर वो कह रहा है अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, अब देखना जो मैं इतनी देर से कह रहा था ना वो लाइन आ गई है। ओके, we are the one who will be hold मतलब presented in front of the court। हम अगर कुछ और काम भी करने जाएंगे ना मैम, तो हम लोगों को कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया जाएगा। क्यों खड़ा कर दिया जाएगा? अब बाय द पुलिस, किसके द्वारा कर दिया जाएगा? पुलिसमैन कर देंगे आपको, beaten and dragged to the jail for doing something इलीगल, और हम लोगों को मारा जाएगा, हम लोगों को जेल के अंदर घसीटा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ इलीगल कर दिया। सर इलीगल क्या किया? आप लोग तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर थे, यही तो राजनीति है। आगे बताता हूँ मैं, इनके पूरे राज खोलता हूँ मैं। जैसे देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके अंदर पास कोई लीडर भी नहीं है, ताकि वो, क्योंकि अगर लीडर होगा तो उसके साथ भी यही होगा। ये तो नॉर्मल जनता है, लीडर्स को तो वैसे ही नहीं छोड़ा जाता, लीडर को तो सीधा गोली मारी जाती है। ओके, अमंग देम नो वन कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स, ओके, डिफरेंट, और कोई उन्हें मदद नहीं करता कि वो लाइफ को एक डिफरेंट अप्रोच से देखे। सिर्फ बैंगल मेकिंग के वर्ल्ड के अंदर ही ना रहे, एक लाइफ जो है जो कि कितना बड़ा अप्रोच है उस लाइफ को समझे, कि लाइफ का जो अप्रोच है उससे समझे। Their fathers are as tired as they are, और क्योंकि उनके पिताजी भी इस तरीके से टायर्ड थे जैसे वो है, और उनके आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से ही इस जाल के अंदर फंसी हुई है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty, apathy का मतलब यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे मतलब दिख जाएगा, क्योंकि मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ इसे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है टू ग्रीड टू जॉइन द इनजस्टिस,
ओके, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, यानी कि वो क्या है, एक तरीके का इंसाफ नहीं करते हम लोगों के साथ। हम लोगों को कहते हैं कि भैया तुम लोगों को है ना यही काम करना है, तुम लोग हो इसी लायक, तुम लोगों को यही काम करना है। अब ये क्यों करते हैं, मैंने कहा था ना पॉलिटिक्स समझाता हूँ। इनकी पॉलिटिक्स पता है क्या है? ये चाहते हैं यार बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है ना, ये लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ही लगे रहे, क्योंकि ये जब लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाएंगे ज्यादा ही कमाएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल को मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। इन्हें देख के दूसरे लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कौन करेगा? हर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चला गया। ये इन लोगों की सोच है, जिस वजह से ये लोग जो है इन लोगों को जाने ही नहीं देते। ये लोग कहते हैं भैया हमारे पास ही नौकरी करो, कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो मारा पीटा जाता है उन्हें, कोर्ट के सामने प्रेजेंट, अब सर आपको कहीं सर कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। नहीं, इन्हें ना जेल के अंदर इस चीज की धमकी दी जाती है। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोग तो जनरली देखा जाए एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो कि मैंने एक पिछली वीडियो में भी कहा था। फॉरेनर जब अपनी पुलिस को देखते हैं ना वो सिक्योर फील करते हैं, हिंदुस्तानी अपनी पुलिस को देखते हैं ना उसके मन में डर सा आ जाता है, क्योंकि पुलिस खुड़ी है यार, पुलिस मतलब डर सा लग जाता है बंदे को। यार आप लोग डरते, वो आप लोगों के मतलब एक तरह से देखा जाए वो आप लोगों की सेवक है, वो आप लोगों की सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोगों के टैक्स से उनकी उनकी सैलरी चल रही है। पर हम इंडियन से हम लोग तो मतलब वही है, ये अरविंद ओझा सर वाली बात, मतलब कहीं पे जाके पैर छू लिए वही वाली बात है ना। तो जैसे अरविंद ओझा सर भी कहते हैं, मैं उनकी लाइन, मैं उनको एक्चुअली क्या, मैं उनको बहुत ज्यादा बड़ा एक तरीके से भक्ति कह सकते हो। अरविंद ओझा सर की एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जैसे वो कहते हैं ना कि आपको पैर सिर्फ उन्हीं दो आदमियों के छूने चाहिए, या तो अपने माँ बाप के या उस बंदे के जिसने आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया है। तो सुना तो यार अरविंद ओझा सर की भी बातें बड़े मुझे इंस्पायरिंग सर लगते हैं। कभी मौका मिला डेफिनेटली उनसे कभी मुलाकात करने का मौका मिला, डेफिनेटली मैं तो मिलना चाहूंगा इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब इन सारी चीजों को देख के मैं दो अलग अलग दुनिया को इमेजिन कर सकता हूँ। कौन कौन सी दो दुनिया? एक तो वो दुनिया है जो कि साहिब की थी, एक वो दुनिया जो मुकेश की थी। क्या क्या था इन दोनों के अंदर? वन ऑफ द फैमिली caught in the web of the poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। यानी कि वो स्टिग्मा जिसके अंदर वो जो बोन है उसके अंदर फंसे हुए हैं। द अदर a vicious circle of साहूकार। साहूकार कौन से होते हैं? मनी लैंडर्स। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, मनी लैंडर्स, साहूकार। ओके, मनी लैंडर्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ। द कीपर्स ऑफ द लॉ कौन है? यही आपके द ब्यूरोक्रेट, द पॉलिटिशियन, ये सब लोग टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड बैगेज। बैगेज का मतलब है एक बोझ सा डाल चुके हैं किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, यानी कि इतना ज्यादा बोझ डाला हुआ है ना इन सब लोगों ने। हमारे देश के यार खुद के लोग इस तरीके का बोझ डालते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कीपर्स ऑफ द लॉ। हमारे पुलिस मैन, हमारे मिडिल मैन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन, दोनों ने तो एक्सप्लॉइट किया। ऐसे दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे भी आपने देखा एक्सप्लॉइट किया है। क्या साहिब के केस के अंदर एक्सप्लॉइट नहीं किया? राशन कार्ड, उन्हें आइडेंटिटी नहीं देते वो लोग। क्यों नहीं देते? कि उनका क्या है सर, आइडेंटिटी क्यों दे? राशन कार्ड है ना, इन्हें थोड़ी सी सर्विस है तो इन्हें गरीबी में जीने दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिशियंस को। इन्हें गरीबी में जीने दो, कोई बात नहीं, जैसे जीने दो। हमें क्या चाहिए? इनसे वोट ही तो चाहिए ना। यही तो हमारे है यहाँ की पॉलिटिक्स की गल बात की। ये लोग क्या है, खुद के मतलब से जिंदा है यार, ये खुद के मतलब से चलते हैं कि भैया हमारा कोई इंटरेस्ट है, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वोट देना, अच्छा एक आध चीज दे दो इन लोगों को। भूतनाथ रिटर्न्स बहुत अच्छी मूवी है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो अवेयर होते हैं, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक बच्चा इस सारी चीजों को समझता है ना, तब तक वो इस माहौल के अंदर ही अपने आप ढल जाता है। जैसे उनके पिताजी, जैसे उनके पूरी फैमिली जो है, जैसे अपने आप इस माहौल में ढल गए ना, वैसे बच्चा भी सोचता है कि यार ये तो शायद हमारे लिए ही बना है, ये तो हमारी कर्म है, ये तो हमारी डेस्टिनी है कि हम लोगों को यही काम करना है। वो यही सोच के साथ आगे बढ़ता है। टू डू एनीथिंग एल्स ही वुड मीन टू डेयर, यानी कि दूसरी कोई चीज करने के लिए तो भाई नहीं होगी हम लोगों से। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और उनको लगता है कि यार हम डेयर नहीं कर सकते, हम लोग तो नहीं जा सकते भैया, ये तो कितने बेकार लोग हैं, ये तो हमारे साथ कुछ भी कर देंगे। मैंने सेंस फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। यानी कि अगर देखा जाए, जब मैं मुकेश के अंदर देखती हूँ ना ये सारी चीजें, मुकेश के अंदर एक आग है यार करने के। मुकेश कहता है कि मैम मैं करूंगा, भाई जो मर्जी हो जाए हम करेंगे मैम, क्यों नहीं, हम 110%। मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो बार बार कहते हैं कि मैम आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैम मैं मोटर मैकेनिक हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बन के रहूंगा। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो कहते हैं कि मैम मैंने गैरेज के अंदर जाऊंगा, वहां पे मैं मोटर मैकेनिक्स के बारे में अच्छे से जान लूंगा। ओके, बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम। पर वो जो गैरेज था जहाँ पे वो सीख सकता था, वो बहुत ही ज्यादा उनके घर से क्या था, दूर था। आई विल गो। अब देख लो बच्चे की चाहत कितनी है। वो कह रहे हैं कि मैम इस चीज की चिंता मत लो, मैं पैदल चला जाऊंगा। आई विल वॉक। वॉक ही इंसिस्ट, यानी कि देख लो जब सपने मजबूत हो ना,
तो आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। उसके मन में था, उसने ठान लिया, जैसे आप लोग भी ठान लो कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर जो भी पैसे डाले हैं ना, उन सबका मैं अच्छे से यूटिलाइजेशन करूंगा, अच्छे से प्रॉपर यूज करूंगा, अपना 110% दूंगा और 12th में बहुत बढ़िया नंबर लेकर आऊंगा। देखो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए ना, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आप लोगों को हर एक चीज में सपोर्ट करूंगा। आप मुझे हल्का सा सपोर्ट दिखाओ, आप मेरी यदि हर वीडियो के अंदर एक चीज का कमेंट कर दिया करो, सर हमें इस चीज की दिक्कत है, ना जवाब दूंगा फिर आके कहना कि सर आप तो जवाब ही नहीं देते। मैं 110% जवाब दूंगा, तुम्हारे हर एक डाउट का जवाब दूंगा। तुम बस मुझसे कहो तो सही यार, तुम एक बार मांग के तो देखो, मैं तुम्हें 110% तुम लोगों को अच्छे से, तुम्हारे कोई भी डाउट है ना तुम्हारे मन में नहीं रहने दूंगा, हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। He will walk, he insists. Okay, do you also dream of flying an aeroplane? वो कहते हैं कि क्या तुम एक और सपना देखते हो प्लेन उड़ाने का? He is suddenly silent. वो अचानक से शांत हो जाता है। जनरली देखा जाए तो ऐसे बच्चों को भी पता होता है कि सर हमारी हैसियत कहाँ तक है। हम मोटर मैकेनिक भी उसके लिए एक ऐसा सपना था जो कि बहुत दूर का था। तो प्लेन तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम राइट नाउ। इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है यार, विल पावर से कोई कुछ भी कर सकता है। पर अगर देखा जाए करेक्ट लॉ, हमें जैसे मैं कहता हूँ ना, एक हमेशा आता है जो आपका गोल होता है ना, वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए आपका गोल? हमेशा एक स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब मैं बताता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ मैं, पर एक बार आप सुन लोगे तो अच्छा है। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एम का मतलब मेजरेबल, आपका गोल मेजर किया जा सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आपका गोल है जैसे आपका स्पेसिफिक गोल है कि मुझे अच्छे नंबर लेके आने हैं, मेजरेबल होना चाहिए, मुझे 95 प्लस लेके आने हैं। अचीवेबल हो सकता है कि मैं वो अचीव कर सकता हूँ। रेलेवेंट हो सकता है कि हाँ ऐसे नहीं कि नहीं सर मुझे तो 99.99999% चाहिए। नहीं, अगर नहीं आपको पता है कि नहीं पॉसिबल है तो हम क्यों इस सारी चीजों का, हमें भी पता होती है हमारी क्या लिमिटेशंस है, हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। टाइम बाउंडेड होना चाहिए आपका जैसे आप गोल बनाते हो, सर मुझे जैसे हमें जून जुलाई तक है ना, मुझे अपनी 500 पॉइंट्स पूरी करनी है, जो कि अभी आ जाएंगे वैसे वीडियो के अंदर। अभी तक देख रहे हो डेफिनेटली तुम अच्छे पढ़ने वाली होगी। अभी यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर मैं सारी, अभी हमारे तो मैंने एक दिन का ज्यादा टाइम ले लिया था वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं पोएम्स के ऊपर ही काम कर रहा था। पोएम्स ही आएंगी, मैं सारी पोएम्स करना चाहता हूँ कितने टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर। आपका गोल है, गोल स्मार्ट होना चाहिए। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, जो अगर बिजनेस वाले बच्चे हैं उन्हें भी आपको ये सीखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चलो जो बाकी जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को भी बता दिया हम लोगों ने। ओके, नो ही सेज, ओके, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो कहता नहीं, निराशाजनक है वो बच्चा, उसे पता है क्या नहीं वहां तक एक बार पहुंचना तो नहीं। वो कहता पहुंच सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहुंचूंगा, पहुंच सकता है यार, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बार ना छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। वो बंदा सही है, वो कहता है मैं पहले मोटर मैकेनिक बन जाऊं, फिर मैं और कुछ करूंगा, फिर मैं आपका जो बड़ा गोल है उस वहां तक पहुंच जाऊंगा। एंड ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट ही हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, यानी कि उसकी आंखों के अंदर एक तरीके की शर्म भी थी। क्या प्लेन तो नहीं सर, प्लेन नहीं, उसके मन के अंदर था। He is content to dream of cars that he see hurtling, यानी कि मूविंग फास्ट, यानी कि उसके मन में वो कार, वो मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता है। जब वो गाड़ियों को देखता है ऐसे फास्ट फास्ट कार जाती है, उसके मन में एक इंस्पिरेशन आई थी। ओके, डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपनी जो टाउन की जो स्ट्रीट है जहाँ पे गाड़ियां एकदम ऐसे फास्ट चलती है, तो उसके मन में देख के उसके मन में भी आया। ओके, फ्यू एयरप्लेन्स, यहाँ पे एयरप्लेन्स का मतलब देख लो, यहाँ पे एयरप्लेन्स किसे रेफर कर रहा है? बच्चों को। फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सपने जो हैं जो फिरोजाबाद में से निकलते हैं। कुछ ऐसे एयरप्लेन जरूर होते हैं यार, इनमें से कुछ ही होते हैं, पर होते कुछ ही हैं, पर होते जरूर हैं यार। तो अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हो तो डेफिनेटली उन बच्चों को जो टैलेंट है उससे आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज के लिए हमने वैसे लो स्प्रिंग को कंप्लीट कर चुका है। पार्ट 1 नहीं कि देखा तो पार्ट 1 यहाँ पे आ चुका होगा। इसके बाद मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ चुकी होगी, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स भी ओपन है, वहाँ पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। टिल देन सी यू गाइस। और अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मेरा नया चैनल है, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। देखो मैं तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ यार, तुम लोगों के लिए सारा टाइम लगा रहता हूँ। प्लीज थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओगे, मैं तुम्हें 110% अपना 100% दूंगा। ओके, सो टिल देन बाय गाइस, जय हिंद।